साक्षी उस दिन रात को अपने हॉस्टल में आती है। वो सोने ही वाली होती है कि फिर से वही लेक्चर उनके लैपटॉप पे बजता है। इस बार साक्षी घबरा जाती है और उठती है। वो जैसे ही अपने टेबल पे देखती है तो वो फिज़िक्स का लेक्चर चल रहा होता है। उनको बहुत वियर्ड लगता है। वो फिर से लैपटॉप शट करती हैं और सोने की कोशिश करती है। वो भागी जा रही है लेकिन कॉरिडोर ख़त्म ही नहीं हो रहा है और वो आत्मा उनको पकड़ने वाली होती है कि वो एकदम से उठ जाती हैं और वो देखती है कि वो पूरी पसीने से भरी हुई है। इतनी ज़्यादा पसीने से भरी हुई थी कि उनके बाल तक गीले हो चुके थे। साक्षी की वार्डन उसे लेके जा रही होती है और जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचते ही हैं उसकी वार्डन उसके पीछे देखती है ऐसे, तो उनका पूरा फेस जला हुआ था और वहाँ से भाग के उसी कमरे में आ जाती है जहाँ से वो डर रही थी। और जैसे ही वो सांस लेकर ऊपर को देखती है तो उसके सामने वही खौफनाक चेहरा फिर और इस टाइम पे उनके पास कुछ नहीं बचता और वो जोर से चिल्लाकर बैठ जाती है। साक्षी बताती है कि एक फाइन नाइट को उनके दिमाग में आया कि क्यों ना ओइजा बोर्ड लिखकर अगर कोई चीज़ एक्चुअल में मेरे साथ अटैच्ड है मैं उससे बात करूं। कितना वियर्ड है ना कि तुम्हारे पीछे कोई आत्मा पड़ी हुई है, तुम्हारे साथ कोई चीज़ साथ में चिपकी हुई है और तुम उस चीज़ से बात करना चाहते हो। 3 बजे वही टाइम था जब साक्षी को उस कमरे में वो सारी चीज़ें फील होती थी और 3 बजे ही साक्षी यहाँ पे ओइजा बोर्ड लेके बैठ गई थी। साक्षी उस 5 मिनट को लेती है और वो बोलती है कि इफ़ देयर इज़ एनी गोस्ट प्लीज़ से कॉन्टैक्ट टू अस। वो उस टाइम पे जब बात कर रही थी ओइजा बोर्ड से तो एकदम से वो 5 मिनट रिस्पॉन्स येस पे चला जाता है। हेलो गाइस, दिस इज़ हिताक्षी। आज की स्टोरी साक्षी के बारे में होनी चाह रही है। वो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजी। पहले तो मेरा मन भी नहीं था ये स्टोरी सुनाने का क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से शी इज़ अ वेरी गुड राइटर, क्योंकि अपने बारे में कोई इतनी सारी चीज़ें कैसे बता सकता है। पर नहीं, वो एक राइटर नहीं है, उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। उन्होंने मुझे बाकायदा हॉस्टल की अपनी रिसीट्स, अपने कॉलेज के एडमिशन फॉर्म्स, अपनी डिग्री सब दिखाया है। पर ये स्टोरी बहुत वियर्ड है, अनरियलिस्टिक है, पर शायद पैरानॉर्मल वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जो एक्चुअल में अनरियलिस्टिक ही लगता है जब तक आपके खुद के ऊपर ना हो। एंड तक ये कहानी सुनना और इस कहानी के 3 पार्ट्स आएंगे गाइस, क्योंकि उन्होंने अपने साथ जो किया उसके बाद और 2 लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के जो चीज़ें करी हैं वो सब आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि यार कोई इंसान इतना गट्स वाला कैसे हो सकता है कि इतनी सारी चीज़ें किसी के साथ करके अब वो ये चीज़ को कन्फेस भी करता है और बताने भी आ रहा है। मुझे भी ऐसा लगा था। स्टोरी शुरू करते हैं। So guys, this is a story by Sakshi, my subscriber, and I am Hitakshi narrating this story. So guys, 2020 में साक्षी एडमिशन लेती है कॉलेज में और 2020 कोविड था तो वो ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करती है अपने घर से ही। लेकिन 2021 दिसंबर उसके कॉलेज से इनवाइट आता है कि वो लोग अब रेडी हैं फिज़िकली स्टूडेंट्स को वहाँ पे एडहेयर करने के लिए, वहाँ पे एड्रेस करने के लिए, यानी कि अब स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकते थे अपने कॉलेज से। साक्षी एक ब्राइट स्टूडेंट थी, साइंस की स्टूडेंट थी, लेकिन जब वो मुझे कहानी सुना रहे थे ईमेल के थ्रू एंड वॉइस नोट्स और हमारी फ़ोन पे बात हुई, एक चीज़ बहुत अजीब थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से वो स्टोरी अच्छी लिखते हैं। I mean, तुम्हें भी सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। फिर उनकी स्टोरी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो अनबिलीवेबल हैं, जो लगता है कि हो ही नहीं सकता है, पर उनके साथ हुई हैं ये सारी चीज़ें। और क्योंकि मैं सिर्फ नरेट करती हूँ ये स्टोरीज, मोस्टली सब्सक्राइबर्स की होती हैं, तो कई बार यकीन करना मुश्किल हो भी जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि कैसे किसी इंसान के साथ इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत वियर्ड था ये सब। खैर, स्टोरी पे आते हैं। साक्षी ने जो मुझे स्टोरी सुनाई और उसके बाद प्रूफ्स दिए तो उससे यकीन हुआ कि हाँ, वो उस कॉलेज में भी गई थी और उस हॉस्टल में भी रही थी। वो सारी रिसीट्स एकदम जेन्युइन थी। सो गाइस, दिस इज़ हिताक्षी एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ साक्षी।
साक्षी 2021 में दिसंबर में अपने कॉलेज आती है। वहाँ पे उनको हफ्ता लग जाता है हॉस्टल अलॉट होते हुए, जबकि कुछ बच्चों को हॉस्टल पहले से ही अलॉट हो गया होता है क्योंकि वो टाइमली आ गए थे कॉलेज शुरू होने से भी एक हफ़्ता पहले। वहाँ पे उनकी एक दोस्त बन जाती है जो हॉस्टल बी में रह रही होती है। वहाँ पे उसके साथ हफ्ता बिताते हैं, अपना सामान वहाँ पे ही रखा होता है। साक्षी और उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है कि उनको लगता है कि काश साक्षी को भी हॉस्टल बी मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। साक्षी को हॉस्टल ए मिलता है। उनको कॉरिडोर के एंड वाला रूम मिलता है और वहाँ पे हॉस्टल का सिस्टम उस टाइम पे ऐसे था कि एक रूम में एक ही बच्चा रह रहा था क्योंकि कॉलेज की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट थी कोविड को लेकर। एक डेस्क पर एक बच्चा बैठता था, एक डेस्क छोड़कर बच्चे बैठते थे। साक्षी रात को पढ़ने की शौकीन थी और अक्सर उनका पढ़ाई में मन रात को ही लगता था। कह सकते हैं कि किताबों और उनकी सांझ रात तक की थी। दिन में जहाँ पे वो एक बहुत ब्राइट को करिकुलर एक्टिविटी टाइप की स्टूडेंट थी, रात को वैसे ही वो बहुत ज़्यादा स्टूडियस थी ताकि उनकी दोनों लाइफ बैलेंस रहे। उनको मस्ती करना भी पसंद था लेकिन उतनी ही पढ़ाई भी पसंद थी। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे टर्न्स आए, ऐसी चीज़ें हुई जिससे इन सारी चीज़ों से उनका नाता टूट गया। कैसे एक साइंस की स्टूडेंट तांत्रिक विद्या में पढ़ी, ये उसकी जर्नी है। और अगर हम बात करें 2020 की तो इतनी देर पहले की भी बात नहीं है। अगर तुम खुद को इमेजिन करो, काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे होंगे जो 2021 में कॉलेज गए हैं या उस ड्यूरेशन में कॉलेज में थे। सो यू ऑल कैन रिलेट। सो साक्षी रात को फिज़िक्स की बुक निकाल के पढ़ने की कोशिश करती हैं पहले दिन अपने हॉस्टल में। एकदम से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने लग जाती है, एकदम से इमोशनली वीक फील करने लग जाती है। दिल करता है कि वो खुलकर रोएं, दिल करता है कि पता नहीं जैसे कि क्या हो गया है, कौन सी मुसीबत उन पे आ गई है जो वो खुद भी नहीं समझ पा रही है। थोड़े टाइम बाद उनको ऐसे फील होता है कि यार कहीं मेरे को पीरियड्स तो नहीं आ रहे, मतलब कहीं ये हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है मेरे अंदर। लेकिन जब वो फ़ोन चेक करती हैं तो उनको दिमाग में आता है कि नहीं यार, अभी तो डेट भी नहीं आई है नियर अबाउट, तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। पर जो भी था उनका पढ़ाई से मन हट जाता है। वो अपनी फिज़िक्स की बुक बंद करती हैं, अपना लैपटॉप खोलती हैं और एक स्टैंड अप कॉमेडी देखने लग जाती हैं, जिससे उनको थोड़ा लाइट फील होता है। और वो देखने के बाद वो थोड़ा सा अपना टी वगैरह लेती है और सो जाती है। अगली रात को भी ऐसा ही रूटीन होता है। जब जब फिज़िक्स की बुक वो खोलती है सेम चीज़ हो रही होती है। नेक्स्ट डे, थर्ड डे, वो ट्राई करती है कि शायद से मैं बायो पढ़ लेती हूँ, एक सब्जेक्ट नहीं कवर हो पा रहा, इट्स ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट करते हैं। वो बायो की बुक पढ़ती हैं और वैसे उनको फील होता है कि चलो कुछ इक्वेशन सॉल्व करी जाए, फिज़िक्स करते हैं। वो फिज़िक्स की बुक वैसे ही खोलती है, उनका लैपटॉप साइड पे पड़ा होता है जो कि बंद था। एंड शी श्योरली रिमेंबर कि उनको वो प्लग वहीं पे साइड पे उनका लैपटॉप पड़ा हुआ था जो कि बंद था। जब तक लैपटॉप की स्क्रीन पूरी ऊपर ना करी जाए तब तक उनका लैपटॉप चलता नहीं था। यहाँ पे जब वो एक एंगल पे पड़ा हुआ था, यानी कि कुछ इस तरह से, वो लैपटॉप नहीं चलता जब तक उसकी स्क्रीन पूरी ना खोली जाए। लेकिन क्या हुआ साक्षी के साथ कि उस टाइम पे जब वो फिज़िक्स की वो खोलती हैं तभी लैपटॉप से फिज़िक्स के एक प्रोफेसर का लेक्चर चलने लग जाता है। वो एकदम से डर जाती है कि ये क्या हुआ, लेकिन देन वो अपने आप को कंपोज करती हैं कि इट्स ओके, लेट्स सी। वो खोलती हैं कि शायद मेरे से ही रह गया होगा या शायद मैं कभी देख रही होंगी और कोई विंडो खुली रह गई होगी, और फिर उसके बाद वो उसको बंद कर देती है। वो कहती है कि चलो यार छोड़ो, मैं सो ही जाती हूँ ना, कल पढ़ेंगे लाइब्रेरी जाके। ये करते कराते सैटरडे संडे आ जाता है और सैटरडे संडे काफ़ी सारे इंडियन कॉलेजेस में ऑफ होता है, वहाँ पे छुट्टी रहती है। और सैटरडे संडे अब उनके पास करने को कुछ था नहीं, तो अपनी फ्रेंड को जाके सारी चीज़ बताती हैं जो वो कॉलेज में उनके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। उनके हॉस्टल में जाती हैं, उनको सारी चीज़ बताती है। तो उनके दोस्त उनको कहते हैं कि यार मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई थी, मुझे भी ऐसा फील हो रहा था इमोशनली। हम कितनी देर बाद घर से निकले हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, साल तो कभी हम ऐसे पेरेंट्स के साथ इतना जुड़ कर रहे ही नहीं, कभी स्कूल जाते थे, कभी ट्यूशन्स, कभी कहीं। तो ये शायद से पहली बार हुआ है कि इतना ज़्यादा क्लोज पेरेंट्स के साथ रहने के बाद हम कॉलेज आए हैं तो ऐसा फील हो रहा है। लेकिन साक्षी को क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अप एंड डाउन टर्न होने वाली थी। साक्षी उस दिन रात को अपने हॉस्टल में आती है। वो सोने वाली होती है कि फिर से वही लेक्चर उनके लैपटॉप पे बजता है। इस बार साक्षी घबरा जाती है और उठती है। वो जैसे ही अपने टेबल पे देखती है तो वो फिज़िक्स का लेक्चर चल रहा होता है। उनको बहुत वियर्ड लगता है। वो फिर से लैपटॉप शट करती हैं और सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन नींद में उनको ऐसा एहसास होता है कि कोई उनके दरवाजे पे नॉक कर रहा है।
वो इस सिचुएशन में थी कि उनको समझ नहीं आ रहा था ये उनके सपने में हुआ है या ये रियलिटी है। तो किसी तरह से गट्स करके उठती हैं, जाती है और देखती है कॉरिडोर में सारी लाइट्स बंद हैं, एक लास्ट में लाइट जग रही है जो भी फ्लिकर कर रही है। वो वापस आती है और कहती है बिलीव मी हिताक्षी, मैं उस रात को सो नहीं पाई थी, मैंने अपनी लाइट रूम की सारी ऑन करती थी। 2 लाइट्स थी उस रूम में, टेबल 2 लाइट्स थी, टोटल 4 लाइट्स, और वो चारों उस रात को ऑन करके बस इस उम्मीद में बैठी रही कि जल्दी से जल्दी सुबह कब होएगी। अगले दिन उनकी प्रोफेसर उनको मिलती हैं जो कि उनकी वार्डन भी थी, और उनको पास बुलाती हैं और कहती है बेटा इट्स जस्ट कंसर्निंग दैट तुम रात को जब पढ़ती हो तो शायद तुम्हारे आसपास के रूम वाला कोई डिस्टर्ब ना होए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कम आवाज़ में पढ़ा करो। तो उनको ये सुनकर बहुत अजीब लगता है कि यार आधी रात तो मैं जाग कर निकाल दी और आधी रात में जितना सोई उतना ही सोई थी, तो पढ़ने का टाइम तो लगा ही नहीं। शायद से किसी और को बोलना होगा, छोड़ो, इग्नोर करके उन्होंने वो बात रहने दी। अगले दिन फिर से वो वार्डन आती है और उनको फिर से वही चीज़ बोलती है। वो कहती है कि मैम ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया, मैं तो मतलब सो रही थी, आप आके चेक कर लेना, मेरी लाइट्स भी ऑफ थी। वो कहती है नो साक्षी, योर लाइट्स वर ऑन, इन फैक्ट यू वर स्पीकिंग सो लाउडली, यानी कि साक्षी तुम्हारे कमरे की लाइट्स भी ऑन थी और तुम बहुत ज़ोर से बोल रही थी। तो कहती है सॉरी मैम, मैंने नहीं किया है। कहते देन व्हाई आर यू सॉरी, कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो। अब साक्षी को लगता है कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है भाई, ना तो मैं सो पा रही हूँ, ऊपर से अजीब से इमोशंस फील हो रहे हैं, ऊपर से मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई फॉलो कर रहा है। और बिलीव करो उस टाइम पे उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन का भ्रम है, उसको घर की याद आ रही है, वो हॉस्टल से भागना चाहती है, या फिर ये सब चीज़ें सच में हो रही हैं। ऐसे ही एक रात को जब वो हॉस्टल में थी, कुछ 7 साढ़े 7 का टाइम था, वो बैठ के स्नैक्स खा रही थी और उस टाइम पे उनका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाती हैं और उनकी वार्डन कहती है कि साक्षी दिस इज़ द लास्ट वार्निंग, तुम्हारे रूम के 7 वाले बच्चों की कंप्लेन आई है और अगर आज वो डिस्टर्ब हुए तो यू हैव टू लीव द हॉस्टल। वो कहती है सॉरी मैम, बट मैं तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रही हूँ, पर मैं ध्यान रखूँगी ऐसा कुछ ना हो। उसी टाइम पे उनकी अलमारी ज़ोर से खुलकर खुद ही बंद हो जाती है। वो कहती है मतलब भाई मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे सामने ही मैं बात कर रही हूँ फ़ोन पे, मेरा फ़ोन चल रहा है और साथ में ही मेरी अपनी अलमारी खुली और बंद हो गई। वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि उसको समझ नहीं आता कि वो करे क्या, जाए कहाँ। वहीं पे वो अपनी उस अच्छे वाली दोस्त को कॉल करती हैं जो कि उस दिन हॉस्टल में नहीं थी और उनको कहती है यार यहाँ पे कुछ है, देयर इज़ समथिंग, मतलब कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है मेरे साथ। वो कहती है यार प्लीज़ पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैसे हो सकती है, आई मीन कम ऑन, डू यू बिलीव इन दिस। वो मजाक में उसकी बात को टाल देती है। तो वो उसको भी लगता है कि यार जब तुम ना पहले इंसान से किसी से बात करो और वो तुम पे यकीन ना करे तो तुम्हें भी लगता है यार कहीं ये मेरे दिमाग का भ्रम तो नहीं, मतलब मेरे को शायद फील हो रहा हो, शायद हो ही ना रहा हो, और हवा भी तो चल सकती है, अलमारी वाला वहम भी तो हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। उस रात को जब वो सोई होती हैं तो उनको स्लीप पैरालिसिस होता है। उनको सपने में कोई तो भूत, कोई तो आत्मा, कोई तो प्रेत ऐसा दिखाई देता है कि उनके पीछे भागी जा रहा है और वो अपने ही हॉस्टल के कॉरिडोर में भाग रही हैं एंडलेस तक। वो भागी जा रही है लेकिन कॉरिडोर ख़त्म ही नहीं हो रहा है और वो आत्मा उनको पकड़ने वाली होती है कि वो एकदम से उठ जाती हैं और वो देखती है कि वो पूरी पसीने से भरी हुई है, इतनी ज़्यादा पसीने से भरी हुई थी कि उनके बाल तक गीले हो चुके थे। वो उठती हैं और वो जैसे पीछे देखती हैं उनको वही चीज़ दिखती है और वो एकदम से डर जाती है। और आज तक उनको नहीं समझ आया कि वो सपना था या वो हकीकत थी जो उन्होंने वो चीज़ उठकर अपने सामने देखी थी। क्या वो वहाँ थी या वो भी सपने का ही एक पार्ट था। वो बहुत घबरा जाती है। वो अपने पेरेंट्स को सारी चीज़ें बताती है कि उसको वहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा है, वो वहाँ पे नहीं रहना चाहती है। लेकिन यहाँ पे ना कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अब फुल हॉस्टल फीस पे कर चुके थे, फाइनेंशियल चीज़ें बीच में आ जाती हैं। वो कहते हैं कि बेटा इट्स ओके, इट हैपन्स। मम्मा भी कहती हैं कि बेटा तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, हम गंगा जल दे के जाते हैं,
भगवान का प्रसाद साथ में रखो, चाकू रख कर पास में सो, ये सारी चीज़ें लेकिन सिर्फ और सिर्फ साक्षी समझ पा रही थी जो जिसके साथ हो रही थी। वो जहाँ पे पाठ करना शुरू करती है, पूजा करना शुरू करती है रोज़, और कहीं ना कहीं उसको कुछ हफ्ते तक रिलीफ भी मिलता है। अब उसका पढ़ाई में भी ध्यान लग रहा था, वो वापस से क्लास में भी एक्टिव हो गई थी, और कॉरिडोर में भी कोई ऐसी चीज़ उसको फील नहीं हो रही थी, ना ही वो इमोशनली ड्रेन फील कर रही थी, नींद भी पूरी ले पा रही थी। लेकिन इन सब चीज़ों का यहाँ तक इतना गहरा असर हो चुका था साक्षी पे ऑलरेडी कि वो रात को लाइट ऑन करके सोती थी, वो रात को लाइट बंद करके सो ही नहीं पा रही थी। कुछ महीना चीज़ें सही रहती हैं, लेकिन एक और रात ऐसी आती है जब उनके दरवाजे पे बहुत ज़ोर से बैंग करता है, कोई बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटकाता है। वो इतनी ज़ोर से खटकाया था कि उसकी एक नॉक इनफ थी साक्षी को एकदम से उठाने के लिए। साक्षी जब उठती हैं तो देखती है कि उनके कमरे की लाइट बंद है। वो बहुत घबरा जाती हैं और फटाफट से सारे स्विच फैबल करने लग जाती हैं, सारे स्विचेस पे हाथ मारने लग जाती है कि शायद से कोई तो लाइट जगे, लेकिन कोई लाइट नहीं जगती है। उसके बाद वो ट्राई करती हैं कि वो फ़ोन अपना उठाएं और देखें, फ़ोन की बैटरी ड्रेन थी बिल्कुल, और फ़ोन एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। फ़ोन इस हिसाब से ठंडा था जैसे उसमें बर्फ़ जमी हो, जो कि बहुत वियर्ड था। साक्षी को अच्छे से याद है कि वो फ़ोन चार्जिंग पे लगा के सोती थी ताकि कॉलेज के टाइम पे उनको कभी बैटरी का इशू ना आए। और उस टाइम पे दूसरी बैंग बैंग दरवाजे पे होती है, बहुत ज़ोर से कोई खड़काता है दरवाज़ा। साक्षी बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लग जाती है और चींकने लग जाती है। इस टाइम पे साक्षी सिर्फ रो रही है और चींक रही है, और वो धीरे से हिम्मत करके उठती है और दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी वार्डन बाहर खड़ी है, और उसकी वार्डन उसको सीधे बाजू से पकड़ती है और कहती है कम विद मी। साक्षी को उसकी वार्डन जैसे नीचे लेके जाती है तो साक्षी के मन में इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन थी कि थैंक गॉड ये मेरी वार्डन है, ये कोई एंटिटी नहीं है। लेकिन साक्षी को इतना डर लग रहा होता है, वो फिर भी उनसे पूछती कि मैम आप ही दरवाज़ा खटका रहे थे ना। साक्षी की वार्डन उसे लेके जा रही होती है, और जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचते ही हैं उसकी वार्डन उसके पीछे देखती है ऐसे, तो उनका पूरा फेस जला हुआ था, जैसे किसी ने एसिड डाल के उनका फेस पूरा जला दिया और डिफॉर्म कर दिया। इतना ख़राब चेहरा। साक्षी उसी टाइम पे अपनी बाजू छुड़ा के उधर से भागती है और वहाँ से भाग के उसी कमरे में आ जाती है जहाँ से वो डर रही थी। साक्षी अपने कमरे को लॉक कर लेती है, और जैसे ही वो सांस लेकर ऊपर को देखती है तो उसके सामने वही खौफनाक चेहरा फिर खड़ा है। और इस टाइम पे उनके पास कुछ नहीं बचता और वो ज़ोर से चिल्लाकर बैठ जाती है, और बस दिमाग में अपने अंदर अपने मुंह से हनुमान चालीसा पढ़ती रहती है, और कह रही है वो कि उस टाइम पे मेरी जान कैसे बची, वो चीज़ कहाँ गई मुझे नहीं पता, लेकिन वो रो रही थी, वो चीख रही थी, और वो एक ही चीज़ बोल रही थी, और वो था हनुमान चालीसा। उसके बाद जब वो आंखें खोलती हैं तो वो चीज़ वहाँ नहीं होती है, और लाइट्स जगी होती हैं। उनका फ़ोन भी अब चार्जिंग पे था। वो जल्दी से जाके अपना फ़ोन पकड़ती हैं, अपनी मम्मा को कॉल लगाती हैं, और अगले ही दिन उनके पेरेंट्स आ जाते हैं। इस ड्यूरेशन में उन्होंने इतना तो नोट कर लिया था कि उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही थी वो रात के 3 साढ़े 3 ही होती थी। अगले दिन उनके पेरेंट्स आते हैं और उनका हॉस्टल चेंज हो जाता है, और इस ड्यूरेशन में बातचीत करने पे ये पता चलता है कि वो रूम अब किसी और को अलॉट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ साक्षी को अलॉट हुआ था। और कुछ सीनियर उनको आके ये बताते हैं कि बेटा उस रूम में पहले भी लोग ऐसा फील कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ 20 ईयर्स बैक किसी ने सुसाइड की थी। 20 साल पहले किसी ने सुसाइड की थी, और वो चीज़ थी जो उन्हें डरा रही थी या कोई और चीज़, ये तो पता नहीं था, लेकिन 20 साल पहले किसी ने वहाँ पे सुसाइड की थी जो उनको वहाँ पे तड़पा रही थी। उनको ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज़ ने उनके साथ बहुत गलत किया, उनको ऐसी चीज़ ना बताकर, और अथॉरिटीज़ उनको ये भी बताती हैं, ये भी अश्योर करती हैं कि बेटा वहाँ पे और भी बच्चे रह कर गए हैं और ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है,
दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स, 20 सालों में पहली बार हुआ है कि कोई ऐसा केस हमें सुनने को मिला हो। हमने आज तक ऐसी चीज़ नहीं सुनी। तो साक्षी को लगता है कि ये सब तो झूठ बोल रहे हैं। अब साक्षी उसी हॉस्टल में चले जाती है जहाँ पे उनकी दोस्त रहती है। साक्षी को अक्सर अभी भी हॉरर ड्रीम्स आते हैं। वो सपने में वहीं पे भाग रही हैं और उनके पीछे वैसे ही एक घोस्ट भाग रहा है। अजीब बात ये थी कि साक्षी को अब कहीं ना कहीं ये सपनों से डर लगने के बजाय क्यूरियोसिटी होने लग गई थी कि भाई ये मुझे सपने आ रहे हैं तो अभी भी क्यों आ रहे हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं। साक्षी सबसे पहला उल्टा स्टेप अपनी ज़िंदगी का लेती हैं कि वो ओइजा बोर्ड ले आती है। उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी कि उनको दोबारा से वही सपने आने लग गए हैं, दोबारा से वैसी चीज़ें फील हो रही हैं, ना ही अपने पेरेंट्स को, ना ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को। वह उस हॉस्टल में रहती थी, उस फ्लोर के नीचे रहती थी जहाँ पे साक्षी रहती थी। साक्षी और उनकी बेस्ट फ्रेंड का कमरा एग्जैक्ट ऊपर नीचे था। साक्षी ऊपर रहती थी, उनकी बेस्ट फ्रेंड नीचे रहती थी। वो अक्सर उसको ऊपर बुलाती थी, चिट चैट होती थी, मस्ती करते थे, कई बार सिगरेट्स वगैरह साथ में लेते थे, पढ़ाई भी अच्छे से करते थे। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि साक्षी किसी और ही फील्ड में जा रही है और कहीं और ही उसका दिमाग जा रहा है। साक्षी बताती है कि एक फाइन नाइट को उनके दिमाग में आया कि क्यों ना ओइजा बोर्ड लेकर अगर कोई चीज़ एक्चुअल में मेरे साथ अटैच्ड है मैं उससे बात करूं। कितना वियर्ड है ना कि तुम्हारे पीछे कोई आत्मा पड़ी हुई है, तुम्हारे साथ कोई चीज़ साथ में चिपकी हुई है और तुम उस चीज़ से बात करना चाहते हो। साक्षी जाती हैं, ओइजा बोर्ड लेके आती हैं और अपने दोस्त को भी बुला लेती हैं। वो कहती है लेट्स प्ले ओइजा बोर्ड। वो कहती है यार तुझे तो डर लगता था ना, तू क्यों कर रही है ओइजा बोर्ड एंड ऑल, आई मीन कुड बी स्केरी, तेरे साथ दोबारा से वो चीज़ें शुरू हो सकती है, मत कर, वाई टू डू दैट। लेकिन वहीं पे साक्षी कहती है कि इट्स ओके ना, लेट्स डू इट, क्या ही होगा, मैंने इतना सब कुछ एक्सपीरियंस किया जब मुझे वार्डन की शक्ल में ये दिख रहा था। और वो मजाक में बोल देती हैं सारी चीज़ें। वो कैंडल्स लगाते हैं, वो ओइजा बोर्ड को प्ले करने के लिए जो भी चीज़ें रूल्स चाहिए होती हैं वो सब करते हैं। हॉस्टल के कमरे की सारी लाइट्स बंद कर देते हैं और बैठ जाते हैं। एग्जैक्ट 3 बजे। 3 बजे वही टाइम था जब साक्षी को उस कमरे में वो सारी चीज़ें फील होती थी। और 3 बजे ही साक्षी यहाँ पे ओइजा बोर्ड लेके बैठ गई थी। साक्षी उस 5 मिनट को लेती हैं और वो बोलती हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी घोस्ट प्लीज़ से कॉन्टैक्ट टू अस। वो उस टाइम पे जब बात कर रही थी ओइजा बोर्ड से तो एकदम से वो 5 मिनट रिस्पॉन्स यस पे चला जाता है। जब वो यस पे जाता है तो उस टाइम पे उनकी फ्रेंड हंसने लग जाती है कि साक्षी प्लीज़ डू नॉट स्केयर मी लाइक दैट, आई नो तू मस्ती कर रही है, मत कर। तो कहती है नहीं आई डिडंट डू दैट, देख मेरी फिंगर भी उतनी टच है जितनी तेरी, अगर मैं जोर लगाती तो कुछ तो पता चलता हैंड मूवमेंट का, ये मेरा नहीं है, देयर इज़ समथिंग। कहते साक्षी मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ स्टॉप इट, मुझे डर लगने लग गया है। साक्षी कहती है ट्रस्ट मी कुछ नहीं होगा, लेट्स डू इट, और शोर मत मचा। कहती है यार एकदम से तू विस्पर क्यों कर रही है, ऐसे क्यों बात कर रही है। कहती है क्योंकि अब हमारे साथ एक और जाना है, या शायद फिर तो कहती है भाई साक्षी मुझे सच में डर लग रहा है, प्लीज़ ये सब मत कर। तो कहती है कि कोई बात नहीं, डरो मत, अगर हमने कोई भी रूल ब्रेक किया तो वो चीज़ यहीं पे रह जाएगी और फिर सिर्फ मुझे नहीं तुझे भी परेशान करेगी। तो कहती साक्षी तू पागल हो गई है। कहती है नहीं उंगली मत हटा, उंगली वहीं पे रख। और उतनी देर में वो क्वेश्चन मार्क पे चला जाता है, सी ये मैं नहीं हूँ, कोई तो है अपने साथ। अब इस टाइम पे साक्षी की दोस्त बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि साक्षी पागल हो गई है या सच में हमारे बीच में कोई आ गया है। तभी एकदम से साक्षी की आंखें पूरी ब्लैक हो जाती हैं और वो किसी और आवाज़ में बात करने लग जाती है। तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे बार बार। तभी उसकी दोस्त कहती है प्लीज़ 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 तुम साक्षी से बाहर निकल जाओ, मुझे तो यूज़ भी नहीं करने आता, मुझे नहीं पता मैं कैसे इसको बंद करूँगी। साक्षी कहती है तुम मेरे साथ रहोगी, तुम चलोगी मेरे साथ। जबकि वो साक्षी के शरीर में कोई और था। साक्षी ये बातें नहीं कह रही थी, पर किसको पता था कि वो एक मीडियम बन जाएगी
एक ऐसा शरीर बन जाएगी जो कि आत्माओं को अपने अंदर इनवाइट कर सकता है। उतनी देर में प्रियंका, जो कि साक्षी की दोस्त थी, वो सारा कुछ फटाफट से क्लोज करने की कोशिश करती है। प्लीज़ गो, वी डू नॉट वांट टू हैव फन, हमें कोई मस्ती नहीं करनी है, हमें कोई बात नहीं करनी है, हमें कोई बातचीत नहीं करनी है, प्लीज़ तुम जाओ। पर उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। करीबन 15 मिनट साक्षी के शरीर में वो चीज़ थी जिसकी आंखें एकदम काली, खौफनाक और बड़ी थी। तभी प्रियंका बहुत कोशिश से उस चीज़ को भेजती है और प्रियंका की कोशिश के कारण ही साक्षी की जान उस दिन बच पाती है। और साक्षी जिस टाइप से होश में आती है वो देखती है, क्यों, ये मेरे साथ क्या हुआ। उसको ऐसा फील होता है जैसे उस दिन उसने कोई ड्रग्स किए हों। वो कहती है कि यार मुझे पता था कि मैं अंदर हूँ, पर मेरे साथ कुछ और था। ऐसा था कि जैसे मेरी सबकॉन्शियस काम ही नहीं कर पा रही है, मेरी कॉन्शियसनेस काम ही नहीं कर पा रही है, लेकिन कुछ और हो रहा है। आई वॉज देयर, मुझे पता है मैं वहाँ पे थी, पर आई वॉज नॉट देयर। वो समझा ही नहीं पाती अपने दोस्त को। उसकी दोस्त उस टाइम पे ओइजा बोर्ड बिखार के, कैंडल्स बिखार कर और साक्षी को जोर से थप्पड़ लगाकर वहाँ से चले जाती है। साक्षी को वो थप्पड़ इतनी ज़ोर से लगता है कि उसके गाल पे नहीं, उसकी आत्मा तक जाता है। साक्षी को वो चीज़ इतनी ज़्यादा रिलैक्सिंग लगी, इतना ज़्यादा क्योस में, जहाँ पे कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल रही है वो, कभी ट्यूशन्स जा रही है, कभी एक घर की अच्छी बेटी बन रही है, उसको वो आत्मा के साथ के 15 मिनट बहुत रिलैक्सिंग लगे। उसके लिए वो नशा बन गया था, एक ऐसा नशा जो उसको बर्बाद करने वाला था। साक्षी अब रोज़ रात को किसी ना किसी आत्मा को इनवाइट करने के लिए ओइजा बोर्ड पे अकेले ही बैठ जाती। ओइजा बोर्ड का रूल नंबर 1, कभी भी ये गेम अकेले मत खेलो। कभी भी ये गेम ऐसे टाइम पे मत खेलो जहाँ पे तुम्हें कोई बचाने ना आ पाए। लेकिन साक्षी इन दोनों रूल्स को अवॉइड करके उसी टाइम पे लगती रही। साक्षी रोज़ ओइजा बोर्ड खेलती और उम्मीद में बैठ जाती कि कोई तो आएगा, लेकिन कोई भी आत्मा, कोई भी चीज़ उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही थी। साक्षी ने एक दिन रात को हॉस्टल बी से हॉस्टल ए में जाने का फैसला किया, जहाँ पे उसके साथ वो सारी चीज़ें शुरू हुई थी। ये कितना वियर्ड है भाई। I mean, जब मैं साक्षी की स्टोरी सुन रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, तभी मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा करने की कोशिश क्यों की। कहती उस टाइम पे मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब चीज़ें। मैं कैसे समझ सकती थी, मुझे लत लग गई थी। मुझे जब तक थ्रिल नहीं मिल रहा था, मुझे डर नहीं लग रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था ज़िंदगी का। कहती कि शायद से जो लोग ड्रग्स करते हैं ना, मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है उनके साथ। उनको पता है कि वो चीज़ उनके लिए बुरी है, उनके लिए ख़तरनाक है, पर वो करते हैं क्योंकि उनको किसी और दुनिया में जाना है, किसी और वर्ल्ड में जाना है। और कहती बिलीव मी, जब मेरे साथ वो चीज़ हुई थी ना, ओइजा बोर्ड वाली, वो मेरी दोस्त को पता है कि कैसे हुई थी एग्जैक्टली, और उसने मुझे एक्सप्लेन भी की थी उसके हफ्ते बाद, जब वो मुझसे थोड़ा गुस्सा उसका शांत हो गया। पर जो मैंने इन्जॉय किया था ना, वो अलग चीज़ थी। मैं उस टाइम पे ऐसे नशे में थी जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कमिंग बैक टू द स्टोरी, साक्षी हॉस्टल में जाती है। हॉस्टल ए में वो इस हिसाब से घुसती है कि किसी को पता भी ना चले कि वो हॉस्टल में एंटर हुई है। वो अपने उसी रूम में चली जाती है। रूम में जाती हैं, बैठती हैं, और रूम नंबर 01, जो कि कॉरिडोर के एंड में था, वहाँ पे जाते हैं, बैठ जाती हैं, अपना ओइजा बोर्ड निकालती हैं, अपने कैंडल्स का सेटअप निकालती हैं और शुरू करती हैं वही चीज़ जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उनको नहीं पता था वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स की आम आत्माएं नहीं थी। वो रूम एक अड्डा बन चुका था बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल ऐसी एंटिटीज़ का, जिनका पावर लेवल, जिनका शैतानी भरा लेवल, जो कह लो कि तुम, इतना खौफनाक है कि उनको नहीं पता कि क्या चीज़ करेंगे। वो इंसानियत नहीं है, वो शैतान है। अब भी आत्माएं जो किसी इंसान की होती है ना, उसको फिर भी रहता है कि कभी उसमें इंसानियत थी, तभी वो इंसान की रूह है। लेकिन कुछ ऐसी एंटिटीज़ भी हैं हमारे आसपास जो कभी इंसान की रूह थी नहीं, जिन्होंने इंसानी जीवन कभी बिताया नहीं, जो सिर्फ शैतान है।
या शायद उससे भी भयंकर, जहाँ तक हमारी सोच जाती है उससे भी भयंकर। साक्षी अपना ओइजा बोर्ड निकालती है, उसके साथ खेलना शुरू करती हैं और वो पहली बार में ही फील करते हैं कि उसका पार्चमेंट यस पे जा रहा है। साक्षी के मुंह पे हल्की हल्की हंसी आ रही थी। साक्षी को लग रहा था कि यस दिस इज हैपनिंग, वो वापस से जा रहा है, फिर कुछ होगा आज। लेकिन साक्षी ये भूल गई थी कि प्रियंका उनको उस टाइम पे वापस लेके आई थी बहुत कोशिश करने के बाद। इस बार तो उनको बचाने के लिए कोई भी नहीं था। साक्षी यस पे जाता है, वो अपना नॉर्मल सवाल पूछते हैं कि तुम कौन हो। आंसर रहता है नो वन, NO1, नो वन। फिर वो पूछती हैं कि ओके फिर भी मुझे अपने बारे में कुछ तो बताओ, क्या तुम यहाँ से मुक्त होना चाहते हो? वो कहता है नहीं, मुझे यहीं रहना है। वो कहती है कि तुम हो कौन? वो लिखता है कि तुम्हारा प्यार। साक्षी को ये अजीब आंसर लगता है। वो कहती है व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? साक्षी कहती है कि क्या तुम वही आत्मा हो जिसने मुझे उस दिन पोजेस किया था? वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं दूंगा। साक्षी को ये आंसर बहुत अजीब लगते हैं और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उनके साथ इतनी सारी चीज़ें चल रही थी वहाँ पे उनको बहुत कंफर्टिंग भी लग रहा होता है कि एक आत्मा उनके साथ फ्लर्ट कर रही है, एक आत्मा उनको प्यार जता रही है। ये चीज़ें वो रोज़ करने लग जाती हैं। रोज़ हॉस्टल में चोरी से घुसना, रोज़ उस आत्मा के साथ बात करना, रोज़ आंसर्स लेना। एक रात को ऐसे ही वो जब ओइजा बोर्ड में बात कर रही होती है, उनको फील होता है कि उनके आसपास की ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी और गीली हो रही है। उनको ऐसा एहसास होता है कि वो ज़मीन में जैसे पानी आ गया है। और वो ओइजा बोर्ड से बात करते करते एकदम से ज़मीन पे हाथ लगाती हैं। जब उनको फील होता है कि उनके पैर गीले गीले फील हो रहे हैं, जब वो हाथ लगाती हैं और वो देखती हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो सूखा है। वो एक फीलिंग थी जैसे वो पानी में बैठी हैं। वो उनको बाय करने की कोशिश करती है लेकिन वो आत्मा वापस से नो पे आंसर कर देती है। वो फिर बाय पे जाती हैं क्योंकि आई एम टायर्ड, आई वांट टू गो बैक, नहीं तो कोई ना कोई आ जाएगा और सुन लेगा। वो फिर नो कर देती है, कहती दिस इज़ गेटिंग स्केरी नाउ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो। ऐसा करते कराते कुछ 3.5 हफ्ते हो रखे थे, महीने से कुछ दिन कम। उनको याद है कि पूरा महीना नहीं हुआ था ये सब चीज़ें करता है। एकदम से उनको ना जाने क्या होता है। वो जब सुबह उठनी है तो उस टाइम पे कुछ 8, 8:30 का टाइम हो रखा था। उस रात को ओइजा बोर्ड से लेके बीच में दिन जब उठी हैं, क्या हुआ उनको पता ही नहीं है। उनके कपड़े एक साइड पे पड़े हुए थे और वो नेकेड लेटी हुई थी ज़मीन पे। अब उनको डर लगने लग गया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और उसको पता भी नहीं है। इस टाइम पे वो अपनी दोस्त प्रियंका को अपनी सारी की हुई बात बताती है, हर चीज़ जो उन्होंने की थी, ओइजा बोर्ड रोज़ यूज़ करने से लेके उस आत्मा के फ्लर्ट तक। प्रियंका भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है और डरने लग जाती है साक्षी से। साक्षी उस टाइम पे एक स्पिरिचुअल गुरु को कनेक्ट करती है। वह उस स्पिरिचुअल गुरु का और एक तांत्रिक थे जो कि उनकी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व करवा देते हैं लेकिन बदले में बहुत बड़ी रकम मांगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरी ही विद्या जो मैंने सीखी है वो कैरी फॉरवर्ड करने को एक स्टूडेंट चाहिए और वो तुम बनोगी, तुम मेरी शिष्या बनोगी। और तांत्रिक विद्या लेना कोई आसान बात नहीं है, इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें आती हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद साक्षी ने अपनी दोस्त प्रियंका के साथ क्या क्या किया वो बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाला है। उसको ऐसा फील हो रहा था कि यार ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, इट्स ओके, इट हैपन्स, पहले भी तो हुआ था, मैं तो किसी से बात भी करती थी। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसको ओइजा बोर्ड निकालना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि जो भी चीज़ है मेरे से परेशान मत करे, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। कितनी अजीब बात है ना, तुम्हें डर लग रहा है किसी चीज़ से, तुम्हें कुछ 6 महीने पहले आत्माओं से डर लगता था, तुम एक स्टूडेंट हो और एकदम से तुम अब आत्माओं की मदद करना चाहते हो। 6 महीने में ही इतने एक्सपर्ट हो गए तुम। साक्षी अपना ओइजा बोर्ड निकालती है और वापस से वो सारी प्रक्रिया शुरू करती है। जब वो कर रही थी ये सब तो एकदम से उसका हाथ यस पे जाता है और उसको टाइम भी नहीं मिलता वो क्वेश्चन आस्क करने को। उसका हाथ जाता है I am
बैक, मैं वापस आ गया हूँ। कहती है कि प्लीज़ तुम जो भी हो, मैं समझ गई, मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैं तांत्रिक के पास गई, मैंने तुम्हें हटाने की कोशिश करी, मैं मानती हूँ मेरी गलती हुई है। तो उसको अब वो चीज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। वो इतनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आ चुकी थी उस एंटिटी में, इतनी ज़्यादा ताकत आ चुकी थी कि वो एकदम से उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुमने मुझे बुलाया था, तुमने मुझे दूर क्यों किया। उसको ये वर्ड सुनाई देते हैं। उसके लिए ये चीज़ें पहली बार हो रही थी, बहुत न्यू थी और बहुत डरावनी भी। और उतनी देर में एकदम से उसके सारे बॉटल्स, लैपटॉप और जो भी सामान पड़ा हुआ था टेबल पे, वो सब नीचे गिर जाता है। वो उस चीज़ को फिर भी ध्यान रखे करती है कि प्लीज़ मेरा सामान ख़राब मत करो, हम इस चीज़ को सॉर्ट करते हैं, मैं तुम्हें अब कहीं पे भी नहीं भगाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं डराऊंगी, मैं किसी तांत्रिक के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन इतनी देर में वो फिर से वो चीज़ें फेंकता है। इस टाइम पे उसका पिल्लो, उसकी चादर वदर सब इधर उधर हो जाती है। वो उसकी आंखों के सामने हो रहा है और साथ में कैंडल्स ब्लो आउट हो जाती हैं और उसको कुछ फील होता है कि उसके अंदर कुछ तो आया, कुछ फील हुआ उसको। साक्षी मुझे मेल में लिखती है कि ये फीलिंग्स बहुत ही अनडिस्क्राइबेबल थी। उसको कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था और कहीं ना कहीं अजीब भी। वो जानती थी कि वो पोजेस्ड है, लेकिन उसको मजा आ रहा था वो सब चीजें करने में। कभी कभी वो चीज़ उस पर हावी हो जाती थी और वो अपने ही नाखून अपनी चमड़ी में इतनी अंदर तक घुसा लेती थी कि खून आने लग जाता था। और कई बार तो वो खून पीती हुई, अपना ही खून पीती हुई होश में आती थी और फिर कहती थी छी ये मैं क्या कर रही हूँ। पर आप उस लड़की का पागलपन समझें, पागलपन ही कहूँगी मैं उसको, कि भाई उसको अच्छा लग रहा था, उसको पता है वो पोजेस्ड है, उसको पता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, पर वो किसी को बता नहीं रही। सितंबर तक उसने किसी को नहीं बताया। सितंबर में उसका बर्थडे था जब उसके पेरेंट्स उसके पास आए और उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत कंप्लेन की, स्पेशली उसकी मम्मा ने, कि तुम मुझसे बातें बहुत कम करती हो, फ़ोन पे भी कम बात करती हो, कोई चीज़ बताती नहीं हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं। उसी टाइम पे केक कट करते वक्त साक्षी की आवाज़ एकदम से चेंज होती है। मुझे अकेला छोड़ो, मुझे वापस जाने दो, मैंने बोला ना मुझे वापस जाने दो, अकेला छोड़ दो मुझे। तो एकदम से उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि उनकी प्यारी सी बेटी, जिसको भी उन्होंने पिछले साल कॉलेज भेजा है, उसके साथ हुआ क्या आखिर, जिसको हमने इतने प्यार से अपने घर में पाल कर रखा, उसके साथ हुआ क्या। वो उसको वापस से किसी पंडित के पास लेके जाते हैं, लेकिन अब वो चीज़ उसके साथ इतनी बुरी तरीके से अटैच हो गई थी कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। और साक्षी भी अपने पेरेंट्स के साथ झूठ बोलती रही कि ठीक है आई एम फाइन, वो कई बार हो जाता है मेरे साथ, शायद से साइकोलॉजिकल है, हमें साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ना कि किसी पंडित और तांत्रिक को, शायद से मेरे अंदर की बीमारी है। वो अपने ही पेरेंट्स को गुमराह करने लग गई थी। अनटिल एंड अनलेस 2022, यानी कि जब तक 2022 नहीं आया, वो ये सारी चीज़ें करती रही, अपने पेरेंट्स को गुमराह करती रही और उस एंटिटी को अपने शरीर में पनाह देती रही, उसको ग्रो करने दिया। लेकिन जब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो चीज़ बहुत गलत कर रही है उसके साथ, अब उसकी ड्रीम्स के बीच में आ रही है, जो वो चीज़ें करना चाहती है वो नहीं कर पा रही है, तब उसको लगा कि इससे छुटकारा चाहिए, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। और तभी उनके ज़िंदगी में रोहित आता है। जब रोहित उनकी ज़िंदगी में आया, वो लड़का उन्हें पसंद आने लग गया। वो उनका जूनियर था, लेकिन वो उनके साथ बहुत प्यार से बात करता था। रोहित के लिए उनकी फीलिंग्स उनको इस शैतान से बचाने का एक लाइट बन जाती है, एक लाइट सोर्स बन जाती है। लेकिन रोहित को प्रियंका पसंद थी, उनकी वही दोस्त जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी कभी। गाइस, ये स्टोरी मैं आपको पार्ट 2 में सुनाऊंगी कि उन्होंने प्रियंका के साथ आगे क्या किया। 2022 में रोहित के कारण उन्होंने इस एंटिटी से तो पीछा छुड़वा लिया था, लेकिन ये एंटिटी सिर्फ शरीर को छोड़ कर गई थी, उनकी ज़िंदगी को नहीं।
उनकी स्टोरी काफ़ी लंबी है और मुझे सुनाने में बहुत वियर्ड लगी। मेरा एक टाइम के लिए मन किया कि शायद से मैं साक्षी से बात भी नहीं करूँगी, पर क्या बात ना करना सही था? आई मीन अब वो कुछ और करती हैं, वो लोगों की हेल्प करती हैं और वो काफ़ी सारी ऐप्स पे भी अवेलेबल हैं। शी इज़ अ साइकिक एंड शी नोज तांत्रिक विद्या, स्पिरिचुअल रीडर भी हैं वो। पर उन्होंने ये सारी चीज़ें जो करी, आपको क्या लगता है कि कौन इंसान ऐसी चीज़ें कर सकता है? वो जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड था, या वो जो पहले से ही पागल हो? कमेंट करके ज़रूर बताना और पार्ट 2 का इंतज़ार करना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स कर दो।